हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल सिंप्लीफाइड स्टडी ऑफिशियल। तो गाइस, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखेंगे यूनिट 1 एंड यूनिट 2 के बीकॉम फिफ्थ सेम ऑनर्स के लिए स्ट्रैटेजिक एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तो ये ऑन डिमांड वीडियो आपके लिए आने वाली है, तो इस वीडियो को अभी से लाइक कर दो एंड अपने फ्रेंड्स तक शेयर कर दो जिन्होंने बीकॉम ऑनर्स ली हुई है। तो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को एनालाइज करके ये पीडीएफ प्रिपेयर की है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज व्हाट आर कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, डिस्कस इट्स इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन अकाउंट ऑन कैपिटल बजटिंग डिसीजन। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन क्या है और क्या इसका इम्पैक्ट पड़ता है इन्फ्लेशन पे। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन देख लेते हैं। ये ऐसे डिसीजंस होते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट को सिलेक्ट करते हैं और क्या करते हैं, इवेल्युएट करते हैं। ठीक है, अब मान लो मुझे कोई न्यू ब्रांच ओपन करनी है, ठीक है, या फिर कोई भी मुझे अब न्यू बिजनेस यूनिट ओपन करना है, तो उसको मैं ऐसे ही ओपन नहीं करूँगी। सारी चीज़ों को मैं क्या करूँगी, उस डिसीजन को देखूंगी, उसका बजट प्रिपेयर करूँगी, कैपिटल मुझे कितनी चाहिए, वो सारा डिसीजन हम इसमें देखेंगे। ये जो डिसीजंस हैं ये टिपिकली लार्ज स्केल इन्वेस्टमेंट होती हैं। इसमें जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, मुझे ब्रांच ओपन करनी है, तो ब्रांच ऐसे तो नहीं है मुझे कम पैसों में हो जाएगी। ठीक है, मतलब एक कह सकते हो, क्योंकि लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे बिजनेस पे, साथ ही साथ इसमें जो ये एसेट्स को खरीदने के लिए इन्वेस्टमेंट भी हमें लार्ज स्केल पे चाहिए होगी। जैसे न्यू इक्विपमेंट हो गए, बिल्डिंग हमें कोई परचेज करनी है, कोई ब्रांच ओपन करनी है, कोई प्रोजेक्ट हमें न्यू लगाना है। तो बेसिकली जो गोल होता है ना कैपिटल बजटिंग का, ये बेसिकली क्या होता है कि हम देख सके कौन सा प्रोडक्ट हमारे बिजनेस की वैल्यू को इंक्रीज करेगा। हमारे पास नंबर्स ऑफ ऑप्शंस है। डिसीजन मेकिंग क्या होता है कि हमने नंबर ऑफ अल्टरनेटिव जो हमारे पास अवेलेबल है, ठीक है, नंबर्स ऑफ ऑप्शन है, मान लो ABCD हमारे पास प्लान्स हैं, ठीक है, कि कितने हमारे किस तरीके से हमने काम करना है, क्या डिसीजन होगा, क्या कैपिटल होगी। तो चारों में से हमने देखना है सबसे ज़्यादा कॉस्ट हमें किस पे कम पड़ेगी और हमारे बिजनेस की वैल्यू किस में ज़्यादा बढ़ेगी, वो हम चूज़ करेंगे। ठीक है, तो बेसिकली आपका कैपिटल बजटिंग डिसीजन में ये सारे आपके डिसीजन आते हैं। नेक्स्ट है, इसमें ना आपके कुछ टाइप्स बनते हैं, ठीक है, या फिर कॉमन प्रोजेक्ट्स जिसमें बनते हैं। ठीक है, कैपिटल बजटिंग डिसीजन के क्या पॉइंट्स हैं। पहला है नेट प्रेजेंट वैल्यू, जिसको NPV कहते हैं। इसको बेसिकली कैसे कैलकुलेट करते हो, इसमें से जो आपके बिजनेस के पास कैश इनफ्लोज है ना, उसमें से कैश आउटफ्लोज को आप लेस कर दोगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव NPV निकलता है तो इसका क्या मतलब है कि वो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट जो आप लगाना चाहते हो या कोई ब्रांच ओपन करना चाहते हो, वो आपके बिजनेस के लिए पॉजिटिव होगी। नेक्स्ट है IRR, जिसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हैं। ये वो रिटर्न होता है जिसमें आप देखोगे कि जो प्रेजेंट वैल्यू है ना आपकी कैश इनफ्लो की, वो कैसे इक्वल हो सकती है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो की। अगर जो कैश इनफ्लो की वैल्यू है अगर कैश आउटफ्लो की वैल्यू से इक्वल हो जाती है तो आप उसे इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न कहते हो। ठीक है, नेक्स्ट है पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड का मतलब क्या होता है, मान लो मैंने कोई बिजनेस, मान लो कोई न्यू प्रोजेक्ट मैंने लगाया 10 लाख का। अब मैंने पे बैक पीरियड में क्या करना है, मैंने ना ये कैलकुलेट करना है कि जो ये 10 लाख मैंने लगाए हैं ना, ये कितने साल में मुझे कवर हो जाएंगे, या मैं कोई इन्वेस्टमेंट कर रही हूँ। ऐसे तो हम कोई इन्वेस्टमेंट करते नहीं है, तो हम पूरा क्या हिसाब लगा के चलते हैं कि मान लो आज मैंने 10,000 किसी कंपनी में भी लगाए, तो वो 10,000 मुझे कितने महीनों में या कितने साल में कवर होंगे। तो ये सारी चीज़ें मतलब प्रोजेक्ट में जो हमने प्रोजेक्ट में पैसा लगाया है ना, वो हमें कितनी देर बाद, कितनी देर तक हमें वो सारा जो पैसा है इन्वेस्टमेंट का कवर हो जाएगा, और उसके बाद जब वो कवर हो जाएगा तो एक्स्ट्रा हमें सारा प्रॉफिट ही होगा। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। ये एक ऐसी रेशो होती है जिसमें हम प्रेजेंट वैल्यू है ना कैश इनफ्लो की इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ जो रेशो निकालते हैं उसे कहते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। ये बेसिकली इसमें हम क्या कहते हैं, डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड। पे बैक पीरियड तो हमने पता चल गया कि जो हमारी इन्वेस्टमेंट हमने लगाई थी उसका हमें जो वैल्यू है वो कितने देर में हमें वो इन्वेस्टमेंट वापस मिल जाती है। बट डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि कितना समय एक प्रोजेक्ट को लगेगा, जिसमें हम कैश फ्लो को डिस्काउंट करते हैं। ठीक है, इनिशियल इन्वेस्टमेंट के साथ। ठीक है, मतलब हम ये देखते हैं, मतलब टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेते हैं इसमें डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड में। सिंपल पे बैक पीरियड में हम कोई डिस्काउंटेड वैल्यू नहीं लेते हैं, उसमें हम सिर्फ ये निकालते हैं कि मान लो मैंने 10 लाख आज लगाया था, मेरे 10 लाख मुझे कब कह सकते हो रिकवर हो जाएगा, 2 साल में होगा, 4 साल में होगा। डिस्काउंटेड पे बैक पीरियड क्या है, इसमें हम टाइम वैल्यू ऑफ मनी लेते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि प्रोजेक्ट किस हिसाब से हमें जो डिस्काउंटेड कैश फ्लो है वो रिकवर हो जाएगा, हमारी जो इनिशियल हमने इन्वेस्टमेंट लगाई थी वो हमें कवर हो जाएगी। नेक्स्ट है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है, अगर मान लो प्राइजेज अप हो गए, ठीक है, प्राइजेज अप हो गए तो इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कैपिटल बजटिंग डिसीजन में। तो पहला है इम्पैक्ट ऑन कैश फ्लो, पहला है कॉस्ट इंक्रीज। अब मान लो मुझे कोई प्रोजेक्ट सेट करना था, या मान लो मुझे उस वो प्रोजेक्ट ना प्रोडक्शन का प्रोजेक्ट था, उस पर मैंने मशीन्स लगानी थी। पहले मुझे एक मशीन 2 लाख में मिल रही थी, अब प्राइजेस इंक्रीज हो गए, इन्फ्लेशन होगी, वही मशीन मुझे 2.5 लाख में मिल गई। क्या इससे मेरी कॉस्ट कम होगी कि ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली ज़्यादा होगी ना, तो इससे मेरी क्या होगी, कॉस्ट इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट है रिवेन्यू एडजस्टमेंट।
अब जैसे इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी उसके कारण प्राइजेज इंक्रीज़ हो जाएंगे गुड्स एंड सर्विसेज के, जिसके कारण कॉस्ट ज़्यादा होगी, जिसके कारण रिवेन्यू जो है वो कह सकते हो हमेशा हमें कह सकते हो मान लो मैंने फॉर एग्जांपल 2 लाख की मैंने मशीन पहले लेती थी, अब मुझे 2.5 की मिलती है, ठीक है। अब मेरा 50,000 का जो कह सकते हो प्रॉफिट है वो भी तो कम हुआ है ना, प्रॉफिट पे भी काफ़ी ज़्यादा असर पड़ता है, रिवेन्यू पे भी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन डिस्काउंट रेट्स, हाइयर डिस्काउंट रेट। इन्फ्लेशन जो है ये बेसिकली इसके कारण क्या होता है, हाइयर नॉमिनल इंटरेस्ट रेट जो है इकोनॉमी में आते हैं, जिसके कारण डिस्काउंट रेट्स को यूज़ किया जाता है कैपिटल बजटिंग में, ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि हाइयर नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न हमें मिलेगा, जिससे जो डिस्काउंट रेट है वो भी क्या हो सकते हैं, इंक्रीज हो सकते हैं। नेक्स्ट है रियल वर्सेस नॉमिनल रेट। अगर जो बिजनेस है अगर वो नॉमिनल कैश फ्लो यूज़ करता है अपने एनालिसिस में, तो वो क्या करेगा, नॉमिनल डिस्काउंट रेट को यूज़ करेगा। अगर रियल कैश फ्लो यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इन्फ्लेशन के लिए, तो उस केस में रियल डिस्काउंट रेट को यूज़ किया जाएगा, ठीक है। ये आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, रियल एंड नॉमिनल रेट। नेक्स्ट है रियल वैल्यू ऑफ फ्यूचर रिटर्न। पहला है डिक्रीज्ड परचेजिंग पावर। इन्फ्लेशन के कारण क्या होगा, जो परचेजिंग पावर होगी ना मनी की ओवर द टाइम, वो बेसिकली क्या हमारी होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी, क्योंकि वही मतलब हमारे पास पैसे उतने ही है बट हम कम चीज़ें ले पाएंगे प्राइजेस इंक्रीज होने के कारण। नेक्स्ट है अनसर्टेनिटी एंड प्रोजेक्शन। जब जो अब हमें इसमें पता है बेसिकली हम इसमें लॉन्गर इन्वेस्टमेंट लेते हैं, ठीक है, पीरियड जो है लॉन्ग पीरियड लेते हैं इसमें, तो उसके कारण क्या होगा, अनसर्टिनिटी होगी ज़्यादा, क्योंकि अगर प्राइजेस इंक्रीज हो जाएंगे तो हमारी कॉस्ट भी बढ़ेगी। तो एकदम कह सकते हो जिस तरीके से हमने प्लान किया था सारी चीज़ें उस अकॉर्डिंग नहीं चलेंगे। हमने कोई बजट बनाया था, उस बजट के तो सारी चीज़ें बाहर चल जाएंगी हमारी, है ना। उससे क्या होगा, हम अच्छे से फोरकास्टिंग जो है फ्यूचर की वो नहीं कर पाएंगे, क्योंकि हमने तो इस तरीके से फोरकास्ट की थी कि मान लो हमारे जो प्रोजेक्ट पे 10 लाख लगेगा, हमें 2 साल के अंदर ये 10 लाख कवर हो जाएगा, उसके बाद हमारा प्रॉफिट ही प्रॉफिट है। बट प्राइसेस इंक्रीज हो गए, हमारी कॉस्ट इंक्रीज होगी, सारा जो हमने प्रिडिक्शंस की थी वो भी कहीं ना कहीं पीछे छोड़ गई, और आगे प्रिडिक्शन करने में भी हमें डिफिकल्टी हो जाएगी। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ फाइनेंसिंग। इसमें हमारी जो बोरिंग कॉस्ट है वो भी इंक्रीज़ होगी। अगर इन्फ्लेशन इंक्रीज़ होगी तो मान लो अगर हमने कहीं से लोन भी लिया है तो उनके इंटरेस्ट रेट भी इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारी जो कॉस्ट है, अगर हमने लोन लिया था वो भी क्या होगी, बोरोइंग कॉस्ट भी क्या होगी, इंक्रीज़ होगी। नेक्स्ट है इम्पैक्ट ऑन रिस्क एंड सेंसिटिविटी एनालिसिस। इसमें बेसिकली क्या होगा, इन्फ्लेशन में क्या होगा, एडिशनल रिस्क इंट्रोड्यूस होंगे, जिसका जो इफेक्ट है वो प्रोजेक्ट के रिटर्न पे पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद जो आपका क्वेश्चन आता है, ये जो क्वेश्चन है ना गाइस, ये मोस्ट ऑफ द टाइम्स आपका आया है, ठीक है। ये आपका सेक्शन बी में जो क्वेश्चन है ये आया है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, तो इसको ज़रूर से करके जाना, छोड़ना मत, ठीक है। तो बेसिकली आपका जो क्वेश्चन है दैट इज व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, राइट ए नोट ऑन द इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है क्या, स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का क्या मतलब है कि अब ऑर्गेनाइजेशन के जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है ना, जिसको आप लॉन्ग टर्म गोल्स के लिए यूज़ कर रहे हो या कोई स्ट्रेटजी वगैरह बना रहे हो, उसको आपने किस तरीके से मैनेज करना है, उसको कहते हैं स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब देखो मैनेजमेंट का क्या मतलब होता है, किस चीज़ को मैनेज करना ताकि वो एकदम अच्छी तरीके से चलती रहे। फाइनेंशियल क्या होगा, जो फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, जो भी हमारे पास कैपिटल है, जो भी फाइनेंशियल रिसोर्सेज है, उसकी हमने सिंपल वर्ड्स में कहूँ तो प्रॉपर यूटिलाइजेशन करनी है, ठीक है। इसमें बेसिकली क्या आ जाएगा, इसमें आपके डिसीजंस आ जाएंगे इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड, कहाँ पे आपने इन्वेस्टमेंट करनी है, ठीक है, किस तरीके से आपने फाइनेंसिंग करनी है, कैसे डिविडेंड आपने पे करना है, क्या डिविडेंड की स्ट्रेटजी होगी, ये कुछ इसके एग्जांपल आ जाएंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ कंपोनेंट्स आते हैं, ठीक है। पहला है इन्वेस्टमेंट डिसीजन। ये आपको डिसाइड करने में हेल्प करता है कि आपने प्रोजेक्ट में किस तरीके से कैपिटल को अलोकेट करना है, एक्विजिशन करनी है, किस तरीके से इन्वेस्टमेंट लगानी है, और क्या स्ट्रैटेजी के गोल होने चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के क्या स्ट्रैटेजिक गोल होने चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल डिसीजन। मेन जो इसका काम यही है कि ये मोस्ट अप्रोप्रिएट कैपिटल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन करने में हमारी हेल्प करता है, जिसमें हम डेट एंड इक्विटी दोनों को यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन। जो भी हमारा डिविडेंड पॉलिसी डिसीजन है, ठीक है, जो भी हमने प्रॉफिट्स हैं शेयर होल्डर्स को देने हैं, किस तरीके से देने हैं, क्या उसकी पॉलिसी रहेगी, कितने परसेंट हमने देना है, और जो भी हमारी अर्निंग होगी उसको आगे कितने परसेंट पे या कितने हमने मनी वैल्यू को री इन्वेस्ट करना है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। ये जो है बेसिकली स्ट्रेटेजिक जो आपका मैनेजमेंट है, ये आप हेल्प करता है, जिसमें हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं फाइनेंशियल रिस्क को, जो बिजनेस की एबिलिटी बेसिकली स्ट्रेटेजिक गोल को इफेक्ट करता है। अब जो स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें सारे जो फाइनेंशियल डिसीजंस है ना वो होते हैं, क्योंकि फाइनेंस जो है ना, कह सकते हो ये लाइफ ब्लड है बिजनेस का। फाइनेंस के बिना आपका बिजनेस चल ही नहीं सकता, क्योंकि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए हमें फाइनेंस चाहिए होती है। तो स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट ये बहुत ज़्यादा क्रूशियल है, इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल डिसीजंस के लिए, बिजनेस स्ट्रेटजी के लिए, इन कंपनी के रिसोर्स को अलोकेट करने के लिए, ठीक है। अब इसमें कुछ आपका आ जाता है नेक्स्ट
इंटरफेस ऑफ फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। इंटरफेस बिटवीन फाइनेंशियल पॉलिसी एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में बेसिकली आपका होता क्या है, ये एक ऐसा रिलेशनशिप है जिसमें जो कंपनी की फाइनेंशियल मैनेजमेंट डिसीजंस है ना, उसको हम बिजनेस के ओवरऑल स्ट्रेंथ के साथ कंपेयर करते हैं। फाइनेंशियल पॉलिसी जो है ये हमें एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करती है जिससे हम इजीली फाइनेंशियल डिसीजंस ले पाएँ, ठीक है, अपने गोल्स के अकॉर्डिंग। ये एट दैट टाइम कंपनी की स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट प्रोसेस में हमें फाइनेंशियल पॉलिसी भी बताती है और ये भी बताता है स्ट्रेटेजिक बेसिकली जो आपका ये है स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, ये आपको ये भी बताते हैं किस तरीके से आपने रिसोर्सेज को अलोकेट करना है, फाइनेंसिंग किस तरीके से करनी है, रिस्क मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, ठीक है। अब जो ये आपका स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का आगे जो इंटरफेरेंस है वो किस तरीके से है, पहला है रिसोर्स एलोकेशन, ठीक है। एक तो इसका रिस्क, बेसिकली इसमें क्या है, हमने सारी चीज़ों को मैनेज करना है, तो रिसोर्स को अगर हम अच्छे तरीके से मैनेज करेंगे तो सिंपल हमारी जो फाइनेंस की कॉस्ट है वो कम आएगी। तो बेसिकली हमने इसमें स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट में यही देखना है। तो फाइनेंशियल पॉलिसी हमने इस तरीके से बनानी है जिससे हम अपने जो फंड्स हैं ना उसको अच्छी तरीके से अलोकेट कर पाएँ बिजनेस यूनिट में। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट का बेसिकली यही एम होगा कि रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कंपनी को एडवांटेज मिले, लॉन्ग टर्म ग्रोथ में हेल्प हो। नेक्स्ट है, अगर फाइनेंशियल रिसोर्सेज को हम अच्छे तरीके से क्या करेंगे, अलोकेट करेंगे, तो ये कैपिटल बजटिंग डिसीजंस, फंडिंग स्ट्रेटजीज जैसी हमें जो स्ट्रेटजीज हैं वो प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट है कैपिटल स्ट्रक्चर एंड रिस्क मैनेजमेंट। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट जो है इसमें ये हमारी हेल्प करता है कि जो बिजनेस की ग्रोथ स्ट्रेटजीज हैं उनको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। साथ ही साथ जो फाइनेंशियल पॉलिसीज़ हैं ये हमें बताती है किस तरीके से कंपनी की जो कैपिटल है उसको हमने स्ट्रक्चर करना है, कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हमने यूज़ करनी है। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। जो स्ट्रेटजीज़ हैं फाइनेंशियल पॉलिसी में ये हेल्प करते हैं ताकि हम अपने जो रिस्क है उसे हम कम कर सकें, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल मान लो जब हम फाइनेंस कर रहे हैं कोई इंटरनेशनल, फॉर एग्जांपल मान लो अगर मैं इंडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहती हूँ, ठीक है, तो सारी हम क्या करेंगे, पॉलिसी वगैरह इस तरीके से बनाएंगे कि अगर मैं इंटरनेशनली किसी कंपनी में इन्वेस्ट करूँगी उसमें मुझे ग्रोथ के चांसेस ज़्यादा है, तो सारा मैं इस तरीके से प्लान बनाऊँगी जिससे मुझे ना अगर मैं इन्वेस्टमेंट करूँ उससे रिस्क भी कम और रिटर्न भी ज़्यादा है। नेक्स्ट है प्रॉफिटेबिलिटी एंड शेयर होल्डर्स वैल्यू। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेन फोकस है जिससे हम शेयर होल्डर्स की जो कह सकते हो वेल्थ है उनको क्या कर सके, मैक्सिमाइज कर सके, शेयर होल्डर की वैल्यूज़ को मतलब शेयर होल्डर की जो वैल्यू उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। बेसिकली ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का मेन फोकस है जिसमें हम कंपनी की लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव को भी देखते हैं और कॉम्पिटिटिव पोजीशन को भी देखते हैं कि हाँ कंपनी की क्या पोजीशन है मार्केट पे। फाइनेंशियल पॉलिसी है ये हमारी हेल्प करती है जिससे हम अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को मैक्सिमाइज कर सकते हैं, कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं एंड डिविडेंड पॉलिसी अच्छे से बना सकते हैं। नेक्स्ट है कंपनी की जो स्ट्रैटेजिक ग्रोथ प्लान्स हैं उसमें बेसिकली फाइनेंशियल पॉलिसी का हम यूज़ करेंगे जिससे हम ये देख सकें कि कंपनी में लिक्विडिटी मतलब कैश का कह सकते हो कैश की लिक्विडिटी इजीली बनी रहे, रेट ऑन रिटर्न जो है वो हमारा बना रहे और फाइनेंशियल रिसोर्सेज का हम ऑप्टिमम यूज़ करें। नेक्स्ट है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। अब जो स्ट्रैटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट है ना ये आपका आगे फाइनेंशियल फोरकास्ट करने में भी हेल्प करता है। फ्यूचर की क्या ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, क्या मार्केट कंडीशन रहेगी, किस तरीके से कॉम्पिटिटर काम करेगा, हमने उस अकॉर्डिंग अपनी पॉलिसी वगैरह बनानी है जिससे हम ये समझ सकते हैं कि फ्यूचर में हमें कितनी जो रिसोर्सेज हैं उनकी नीड पड़ेगी, ठीक है, एंड किस तरीके से फाइनेंशियल प्लान हमें बनाने हैं, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन। मेन हर बिजनेस का यही एम होता है कि उसको अपनी जो कॉस्ट है ना वो कम रखनी है एंड प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है। तो यहाँ पे भी जो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट है इसका जो मेन एम क्या है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ एंड कॉम्पिटिटिव एडवांटेज। फाइनेंशियल पॉलिसी हमने इस तरीके से बनानी है जिससे हम कॉस्ट कंट्रोल मैकेनिज्म का यूज़ कर सकें, बजटिंग टेक्निक्स का यूज़ करेंगे ताकि प्रॉफिटेबिलिटी मेंटेन रहे और क्लियर कट हमें फाइनेंशियल पॉलिसीज़ बनानी है जिससे हम अपने बजट को अलोकेट कर सकें एंड स्ट्रैटेजीज इनिशिएटिव्स ले सकें, ठीक है। नेक्स्ट जो गाइस आपका क्वेश्चन बनता है, डिस्कस द फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट, ठीक है। अब सप्लाई चेन मैनेजमेंट क्या है, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट क्या है, ये अभी आपने प्रोडक्शन एंड ऑपरेशनल मैनेजमेंट का आपका जो सब्जेक्ट है उसमें अभी आपने पढ़ा ही होगा, ठीक है, आपको ये चैप्टर था उसमें भी आपने पढ़ा होगा। तो देख लेते हैं सप्लाई चेन मैनेजमेंट एंड डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट जो है इसमें फ्लो ऑफ गुड्स होते हैं, ठीक है। किस तरीके से, मान लो मैंने प्रोडक्शन यूनिट में मान लो मैंने चिप्स बनाए, ठीक है, हमारी जो कंपनी है वो चिप्स बना रही है। अब वो चिप्स किस तरीके से मैं कस्टमर तक पहुँचाऊँगी, ठीक है, मान लो मेरा मुंबई में सारा सेटअप है, किस तरीके से ऑल ओवर द मैंने इंडिया में पहुंचाने हैं, अलग अलग स्टेट्स में पहुंचाने हैं जिसमें वे वेयर हाउसिंग, ट्रांसपोर्टेशन सारी चीज़ें यूज़ करूँगी, डिस्ट्रीब्यूटर कौन होंगे, रिटेलर कौन होंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने सप्लाई चेन मैनेजमेंट में देखनी है, ठीक है। इसमें हम सारी कॉस्ट को डिटरमाइन करेंगे, एफिशिएंसी इंप्रूव करने के लिए सारा काम करेंगे एंड जिससे हमारी प्रॉफिट क्या हो, मैक्सिमाइज हो, ठीक है। अब इसमें आपके कुछ एस्पेक्ट्स आ जाते हैं, इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पहला है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ सप्लाई चेन मैनेजमेंट।
सप्लाई चेन मैनेजमेंट का क्या मतलब है, इसमें हमने फ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज को देखना है कि किस तरीके से हमारा चाहे रॉ मटेरियल हो, फिनिश गुड्स हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो, किस तरीके से सप्लायर से मैन्युफैक्चरर तक जा रहे हैं और एंड फिर मैन्युफैक्चरर से रिटेलर तक एंड कस्टमर तक किस तरीके से जा रहे हैं। इसमें आपके कुछ पॉइंट्स आ जाते हैं। पहला इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हम ये देखेंगे कि कितनी हमें इन्वेंट्री चाहिए होगी, क्या मैक्सिमम ऑप्टिमम हमारा इन्वेंट्री लेवल है जो क्रूशियल है हमारी फाइनेंशियल एफिशिएंसी के लिए। अगर मान लो हम क्या कर देंगे, इन्वेंट्री लेवल को इंक्रीज़ कर देंगे, उससे क्या होगा, हमारी कैपिटल भी ज़्यादा हम यूज़ कर लेंगे, जिसके कारण क्या होगा, हमारे रिसोर्सेज अच्छे से वर्क नहीं कर पाएंगे। तो हमें इन्वेंट्री लेवल उतना ही रखना जितनी हमें नीड है और जितनी अगर मान लो हम ज़्यादा पहले रॉ मटेरियल मंगवा के रख लेंगे, ठीक है, चाहिए हमें कम था, एक तो वो एक्स्ट्रा बड़ा ख़राब भी हो जाएगा और उस पर हमारी कॉस्ट भी तो आएगी। तो हमें इन्वेंट्री लेवल इस तरीके से मेंटेन करना है जितना हमें नीड भी है और जितना हमारे लिए सफिशेंट भी है, ठीक है। नेक्स्ट है जस्ट इन टाइम इन्वेंट्री। ये जो टेक्निक है ये लार्ज जो इन्वेंट्रीज़ के लिए यूज़ की जाती है, जिसमें हम, जैसे मैंने आपको बताया ना, हमने रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ज़्यादा मंगवा के रख ली, क्या हो जाएगा, उससे हमारी कॉस्ट ज़्यादा हो जाएगी और साथ ही साथ वो जो प्रोडक्ट पड़ा हुआ है, रॉ मटेरियल पड़ा है, वो भी ख़राब हो जाएगा टाइम से, ठीक है। तो हमें जस्ट टाइम डिलीवरी में जितनी हमें नीड है हम उसको उतना ही ऑर्डर करेंगे, ठीक है, जिससे हम अपनी कॉस्ट को कम कर सकें। नेक्स्ट है प्रोक्योरमेंट कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है जिसमें हम रॉ मटेरियल को लेते हैं, ठीक है, या कंपोनेंट्स जो है सप्लायर से ले रहे हैं, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट फाइनेंशियल आस्पेक्ट है, जिसमें हम बल्क परचेजिंग करते हैं, लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स करते हैं सप्लायर के साथ, ठीक है। अब हमें जो भी ये सारे कॉन्ट्रैक्ट्स कर रहे हैं, ये हमें अपनी फाइनेंशियल पॉलिसी या जो भी हमने कितने हमें रिसोर्स चाहिए, क्या बेसिकली प्रोडक्शन की कैपेसिटी है, उस हिसाब से हमें सारी चीज़ें लेनी है। नेक्स्ट है ट्रांसपोर्टेशन एंड लॉजिस्टिक कॉस्ट। अब जो कॉस्ट है जिसमें हम गुड्स को मूव कर रहे हैं डिफरेंट स्टेज में सप्लाई चेन में, ठीक है, जैसे सप्लायर से हम मैन्युफैक्चरर तक गुड्स दे रहे हैं, मैन्युफैक्चरर आगे रिटेलर को दे रहा है, रिटेलर फिर आगे कस्टमर को दे रहा है, तो ये सारी चीज़ें काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड इसमें हमें ट्रांसपोर्टेशन रूट्स का, किस बेसिकली रोड या किस हाईवे से हमारे गुड्स होकर जाएंगे, बाय एयर जाएंगे, ठीक है, बाय कह सकते हो बाय वाटर जाएंगे, ठीक है, बाय रेलवे जाएंगे, तो ये सारी चीज़ें हमने ट्रांसपोर्टेशन का इसमें देखना है, बाय रोड, रेल या एयर जाएगा। नेक्स्ट है कैश फ्लो मैनेजमेंट। सप्लाई चेन में बेसिकली लॉन्ग पेमेंट साइकिल्स होती हैं, जिसमें कंपनीज जो हैं उनको सप्लायर को पे करना पड़ता है, ठीक है, इसमें पेमेंट जो है कस्टमर से रिसीव करनी पड़ती हैं। तो एफिशिएंट कैश फ्लो को मैनेज करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट टास्क है। तो इसमें जो एक बिजनेस है उसको ये इंश्योर करना है कि वो कैश फ्लो मैनेजमेंट अच्छे तरीके से कर सके, जिससे जो भी आगे बिजनेस के ऑपरेशंस में नीड होगी कैश की, वो एकदम फुलफिल हो सके, लिक्विडिटी अच्छी तरीके से बनी जा सके। नेक्स्ट है कॉस्ट कंट्रोल एंड एफिशिएंसी। फाइनेंशियल एफिशिएंसी जो है हमारे सप्लाई चेन मैनेजमेंट में, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे कॉस्ट कंट्रोल होगी प्रोडक्शन, वेयर हाउसिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन में, मतलब बिना रुकावट से हम सारी चीज़ें कर सकते हैं अगर हमारे पास कैपिटल इनफ होगी। इसमें हम टेक्नोलॉजी का यूज़ कर सकते हैं, ERP सिस्टम, मोनीटर्स का क्या कर सकते हैं, ये हमें हेल्प करता है ERP सिस्टम, जिससे हम एनालाइज कर सकते हैं, मोनीटर कर सकते हैं स्ट्रक्चर को सप्लाई चेन मैनेजमेंट के। नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। फाइनेंशियल रिस्क जैसे प्राइस वॉलेटिलिटी, सप्लायर फेलियर, ठीक है, जो ये हमारे फाइनेंशियल रिस्क है, ये बेसिकली सप्लाई चेन मैनेजमेंट है उसको रिड्यूस करता है, जिसमें हम काफ़ी सारे फाइनेंशियल टूल्स का यूज़ करते हैं, जैसे इंश्योरेंस हो गया, ठीक है, मान लो हम अपने गुड्स भेज रहे थे बाय वाटर, ठीक है, वो सारे जो गुड्स हैं वो सारे एकदम डूब जाते हैं, हमें तो लॉस हो गया, तो उसकी हम इंश्योरेंस करवा के रखेंगे, ठीक है, रिस्क को मैनेज करके रखेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल एस्पेक्ट्स ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट। अब हमने पढ़ा है सप्लाई चेन मैनेजमेंट, डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट क्या है। डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट का बेसिकली फोकस क्या है, इसमें हमने फिनिश गुड्स को डिलीवर करना है कस्टमर तक, जिसमें हम होलसेलर के थ्रू भी कर सकते हैं, रिटेलर के थ्रू भी कर सकते हैं और डायरेक्ट सेल्स चैनल भी बना सकते हैं। फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है DCM में, इसका मेन फोकस होगा कि हम इसमें अपनी कॉस्ट को ऑप्टिमाइज़ करें एंड बेसिकली एफिशिएंसी बनाए रखें डिस्ट्रीब्यूशन में, जिससे हम कस्टमर को सेटिस्फाई कर सके। आगे इसमें कुछ फाइनेंशियल कंसिडरेशन आ जाती हैं। पहला है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट। इसमें वो कॉस्ट आ जाती है जैसे वेयर हाउसिंग की कॉस्ट, ऑर्डर फुलफिलमेंट कॉस्ट, इन्वेंट्री मैनेजमेंट की पैकेजिंग वगैरह, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर्स हम बनाएंगे या वेयर हाउस बनाएंगे, जिसमें हम अपने जो गुड्स हैं उनको स्टोर करेंगे। इसमें ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट को भी सारा एनालाइज करेंगे। वेयर हाउसिंग फैसिलिटी बना के रखेंगे, क्या उसकी फिक्स्ड कॉस्ट पड़नी है जैसे रेंट हो गया, क्या वेरिएबल कॉस्ट पड़नी है, लेबर, मटीरियल हैंडलिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाएंगी। नेक्स्ट है गाइस प्राइसिंग स्ट्रैटेजी। इसमें बेसिकली अब हमने कोई प्रोडक्ट बनाया हो, उसका प्राइस किस तरीके से हमने रखना है, ठीक है। फाइनेंशियल डिसीजन जैसे DCM में कौन से प्राइस का, मतलब कौन से प्रोडक्ट का हमें क्या प्राइस रखना है, ठीक है,
डिस्ट्रीब्यूशन चेन मैनेजमेंट में क्या होलसेल प्राइसिंग रहेगी, रिटेल मार्जिन क्या होगा, ठीक है। होलसेल पे अगर हम अपना गुड सेल करना है उसका क्या प्राइस रहेगा, रिटेल में सेल करना उसका क्या प्राइस होगा, डायरेक्ट कस्टमर का करना तो उसको क्या प्राइस होगा, ये सारी चीज़ें इसमें देखेंगे। नेक्स्ट है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। डीसीएम में जो बेसिकली वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट को भी हमने मेंटेन करके रखना है, ताकि डे टू डे एक्टिविटीज़ के लिए, मान लो हमें कोई रॉ मटेरियल ऑर्डर करना है या कोई मशीन खराब होगी उसकी रिपेयर करनी है, तो उसके लिए भी हमारे पास पैसे बचे, ठीक है। जो भी हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ करनी है वर्किंग कैपिटल हमें मेंटेन करके रखनी है। क्योंकि गाइस अगर इन्वेंट्री टर्नओवर मैनेजमेंट अगर हम इफेक्टिव तरीके से करेंगे, उससे क्या होगा, जो हमारा प्रोडक्ट है वो डिस्ट्रीब्यूशन चेन में इजीली अच्छी तरीके से कस्टमर तक पहुंचेगा, जिससे हमारी होल्डिंग कॉस्ट है या हैंडलिंग कॉस्ट है वो भी मिनिमाइज होगी। नेक्स्ट है गाइस हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। जो डिस्ट्रीब्यूशन डिसीजंस हैं बेसिकली हम रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट पे देखेंगे कि जो भी हमने इन्वेस्टमेंट वगैरह लगाई है उस पर हमें कितने % रिटर्न आएगा, ठीक है। वेयर हाउसिंग की मतलब सारी जो कॉस्ट है उसको हम लेस करेंगे एंड अपनी जो रिवेन्यू है वो सारा क्या करेंगे, कैलकुलेट करेंगे, जिसमें हम डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स देखेंगे, सारा वेयर हाउसिंग का सारी कॉस्ट देखेंगे, ठीक है। उसके हिसाब से हम अपनी सेल्स के सारा प्रिडिक्शंस करेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी निकालेंगे। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कंट्रोल एंड परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। रेगुलर अगर हम अपनी परफॉर्मेंस को मॉनिटर करते जाएंगे, ठीक है, जिसमें हम कॉस्ट पर यूनिट निकालेंगे, कॉस्ट पर ऑर्डर निकालेंगे या प्रॉफिट पर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल निकालेंगे, जिससे इनएफिशिएंसीज को ये कम करेगा एंड एफिशिएंसी को ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, ठीक है। नेक्स्ट है गाइस आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट इज स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, एक्सप्लेन द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट इन बिजनेस, ठीक है। बेसिकली गाइस ये जो पीडीएफ से मैं पढ़ा रही हूँ ना, इसमें मैंने बहुत से क्वेश्चन ऐड ऑन कर रखे हैं, ठीक है। कुछ मैं आपको करवा रही हूँ, बाकी सारे ही करवाऊंगी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट दैट। बट अगर आप ये पीडीएफ चाहते हो उसके लिए आप हमारी सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, ठीक है। वैसे तो ये गोल्ड मेंबर्स के लिए ही मैं अवेलेबल करती हूँ, बट आज के डेट के लिए, क्योंकि कल आपका एग्जाम है, ठीक है, उसके लिए मैंने आपको सिल्वर मेंबरशिप के लिए भी ये जो पीडीएफ है वो प्रोवाइड करूँगी। सिर्फ पीडीएफ आपको प्रोवाइड हो जाएगी सिल्वर मेंबरशिप के लिए, तो आप सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन कर लो। वहाँ पे आपको जो पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, ईजिली डाउनलोड करो एंड अच्छे तरीके से इसको पढ़ो एंड वेल प्रिपेयर हो जाओ अपने एग्जाम के लिए। तो जो ये क्वेश्चन आपका स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, ये आपको SBU करके भी आ सकता है एग्जाम में, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना है। स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट एक डिवीजन है, ये एक यूनिट कह सकते हो, या एक ऐसा सेगमेंट है किसी ऑर्गेनाइजेशन के बीच जिसका मेन जो फोकस है ये स्पेसिफिक एक प्रोडक्ट लाइन में ही होता है, ठीक है। SBU जो है ये बेसिकली ऑपरेट करता है इंडिपेंडेंटली, मतलब इसकी ओन अपनी टीम मैनेजमेंट होती है, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, बाकी इसका एग्जांपल देखेंगे समझ आ जाएगा। जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट है ये जनरली क्रिएट किए जाते हैं कंपनी के थ्रू, ताकि जो ऑपरेशंस हैं बेसिकली अच्छी तरीके से मैनेज किए जा सकें, उनकी स्ट्रेटजीज अच्छे तरीके से बनाई जा सके, ठीक है। जो मेन पर्पस होता है ना हमारे स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट का, ये होता है कि ये कंपनी को अलाउ करते हैं जिससे वो डिवर्सिफाई कर सकते हैं एंड अपने डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन को अच्छे तरीके से मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर सेगमेंट से अलग अलग तरीके से बना सकते हैं। जैसे मान लो एक कंपनी है, वो बना रही है ज्वेलरी भी बना रही है, वॉचेस भी बना रही है, तो उन्होंने ना स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट अलग सेट कर दिया वॉचेस के लिए, वहाँ पर अलग टीम बना दी कि आप जो सारे वॉच जो हम प्रोडक्ट बना रहे हैं, वॉचेस बना रहे हैं, उसका सारा आपने देखना, सारी चीज़ें आपने मैनेज करनी है। मतलब एक कह सकते हो कंपनी से अलग हमने करके बना दिया, एक यूनिट की तरह बना दिया, ये एक सेगमेंट बना दिया, ठीक है। अब जो बेसिकली SBU है इसके कुछ करैक्टरिस्टिक्स होते हैं। पहला है ये क्लियर बिजनेस फोकस होता है इनका, इनकी ओन स्ट्रेटजी बिजनेस होती है, कंपनी से अलग भी हो सकती हैं, कंपनी के साथ भी हो सकती हैं। इनका एक डिफाइंड मार्केट या कस्टमर सेगमेंट होता है। मान लो हम वॉचेस बना रहे हैं गर्ल्स के लिए, तो हमारा एक सेगमेंट हो गया कि हाँ हमने क्या करना है, पूरी मार्केट में हम गर्ल्स को टारगेट कर रहे हैं, ये वुमेंस को टारगेट कर रहे हैं एंड ये खुद ब खुद डिसीजंस लेते हैं, ऑटोनॉमी होती है इनकी डिसीजन मेकिंग में। इनका फाइनेंशियल टारगेट होता है, कुछ इन्होंने खुद ब खुद बजट बनाया होता है, मतलब अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं। सेगमेंट्स का वैसे के लिए एग्जांपल दे दूं, मान लो एक कंपनी है वो इलेक्ट्रॉनिक्स बना रही है, फर्नीचर भी बना रही है, ठीक है। दो डिफरेंट क्या हो गए सेगमेंट्स हैं इनके, ठीक है, क्योंकि अलग अलग प्रोडक्ट लाइन ही बना रहे हैं। तो मान लो मैंने फर्नीचर जो है उसकी एक अलग बिजनेस यूनिट बना दी है, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट, उनकी टीम बना दी अलग से, वो सारी अपनी स्ट्रेटेजीज खुद बनाएंगे, सारी चीज़ें खुद ब खुद करेंगे, ठीक है। उसके बाद एक कौन कौन से टाइप्स हैं स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के। पहला है जो स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं ये आपके आगे फर्दर डिवाइड होते हैं। पहला है प्रोडक्ट बेस्ड SBU। ये जो SBU है स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, ये ऑर्गेनाइज किए जाते हैं किसी स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए या स्पेसिफिक प्रोडक्ट लाइन के लिए, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए मान लो हमने अलग से SBU बना दिया, मतलब एक अलग प्रोडक्ट लाइन के लिए या एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट के लिए बना दिया, या मैंने वो चीज़ के लिए बना दिया, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए मैंने बिजनेस यूनिट अलग से बना दिया। इनका जो मेन फोकस होता है जिससे वो मैनेज करें एंड प्रमोट करें प्रोडक्ट की ग्रोथ को, मार्केट शेयर को, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, जैसे मैंने एग्जाम्पल दिया, एक और मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि मान लो एक टेक्नोलॉजी कोई कंपनी है, वो सेपरेट SBU बना रही है। एक ही कंपनी है, उसमें स्मार्टफोन्स भी बन रहे हैं, लैपटॉप्स भी बन रहे हैं, तो सभी की अलग अलग हमने बना दिया। स्मार्टफोन्स का अलग हमने SBU बना दिया गोल,
ठीक है। एंड उसके बाद लैपटॉप्स का हमने अलग बना दिया स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट। तो सारे अपने अपने अलग गोल्स बनाएंगे, सभी के अलग अलग टारगेट्स होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है मार्केट बेस्ड एसबीओ। मार्केट बेस्ड एसबीओ में हम क्या करेंगे, कस्टमर्स को अलग अलग सेगमेंट्स में बांट देंगे, अलग अलग मार्केट्स में बांट देंगे कि ये पर्टिकुलर मार्केट में हमारा ये टारगेट रहेगा, अलग अलग मार्केट के हिसाब से, ठीक है। मान लो हमारी 10 ब्रांचेज हैं, एक हमारी मान लो चंडीगढ़ में है, ठीक है, एक हमारी मुंबई में है। तो चंडीगढ़ वाली हमने जो ब्रांच है ना, उसका मेन हमने फोकस रख दिया कि मान लो उनको 2 सेक्टर्स दे दिए चंडीगढ़ के कि हाँ आपने यहाँ पे ऑपरेट करना है, सारी चीज़ें इनके अकॉर्डिंग करनी है, ठीक है। एक मार्केट दे दिया, बेसिकली एक पर्टिकुलरली कस्टमर ग्रुप को उनको टारगेट हमने दे देना है कि आपने ये सारी चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही स्ट्रेटजी बनानी है, ठीक है। जैसे या फिर कोई एक कंट्री के रिलेटेड ही बनाने हैं, जैसे कस्टमर गुड्स मान लो कोई कंपनी है, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट जोग्राफिकल रीजन्स के लिए अलग अलग एसबीयू बना रही है। नॉर्थ अमेरिका के लिए अलग बना दिया, यूरोप के लिए अलग बना दिया। नेक्स्ट है जोग्राफिकल एसबीयू। ये जो एसबीयूज हैं ये जोग्राफिकल रीजन्स या कंट्री के बेस पे ही बनते हैं, ठीक है, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट रीजन्स होते हैं, रीजनल मार्केट्स को हम यूज़ कर सकते हैं। एग्जांपल है, मान लो कोका कोला जो है वो अपना अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट बना देती है नॉर्थ अमेरिका में, लैटिन अमेरिका में, यूरोप में, एशिया में। नेक्स्ट है कस्टमर बेस्ड एसबीयू। ये जो एसबीयू है बेसिकली डिफरेंट टाइप्स ऑफ कस्टमर्स के लिए होते हैं, जिसमें बिजनेस टू बिजनेस, कस्टमर टू बिजनेस या बिजनेस टू कस्टमर ये होते हैं, ठीक है। इसका एग्जांपल मान लो एक कंपनी है, वो सॉफ्टवेयर वगैरह प्रोवाइड कर रहे हैं लार्ज एंटरप्राइजेस को या स्मॉल एंटरप्राइजेस को। तो बेसिकली उनका एक ही एम होगा, या तो वो जो लार्ज बिजनेस जो यूनिट्स हैं उनको प्रोवाइड कर रहे हैं, स्मॉल बिजनेस यूनिट्स को प्रोवाइड कर रहे हैं। नेक्स्ट है टेक्नोलॉजी बेस्ड एसबीओ। ये जो एसबीओज होते हैं ये एकदम ऑर्गेनाइज्ड होते हैं एंड ये पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन के रिगार्डिंग ही वर्क करते हैं, ठीक है। मेन इनका जो फोकस क्या होता है, ये डेवलप करते हैं, मार्केटिंग प्रोडक्ट को डेवलप करते हैं, ठीक है, आगे उनकी मार्केटिंग करते हैं। एग्जाम्पल है, मान लो एक रीन्यूएबल एनर्जी की मान लो कोई कंपनी है, वो प्रोडक्शन जो है वो कर रही है, अलग अलग उन्होंने यूनिट्स बना दिए, ठीक है। मान लो या फिर कोई इलेक्ट्रिसिटी कोई मान लो फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर आप ले लो, इलेक्ट्रॉनिक्स बन रहे हैं, रीन्यूएबल एनर्जी बना रही है, रीन्यूएबल एनर्जी के लिए हमने अलग बना दिया, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए हमने अलग बना दिया। अलग अलग स्ट्रैटेजीज होंगी दोनों एसबीयूज की। नेक्स्ट है सर्विस बेस्ड एसबीयू। एसबीयूज जो है बेसिकली सर्विस बेस्ड पे हम करेंगे, ये टेंजिबल प्रोडक्ट्स होंगे, ठीक है। मतलब टेंजिबल प्रोडक्ट्स के अलावा जो भी हमारी सर्विसेज हैं उसके हमने स्ट्रैटेजी बिजनेस यूनिट्स बना देनी है, जैसे कस्टमर सर्विस होगी, सर्विस इनोवेशन, सर्विस डिलीवरी, ठीक है। अब मान लो एक कंपनी है, वो अलग अलग सर्विस प्रोवाइड कर रही है, हेल्थ केयर सर्विस, फाइनेंशियल एडवाइजरी प्रोवाइड कर रही है। तो हमने हेल्थ केयर के लिए अलग से एसबीयूज बना देने हैं और फाइनेंशियल एडवाइजरी के लिए अलग से बना देने हैं। नेक्स्ट है गाइस इंपॉर्टेंस ऑफ एसबीयू इन बिजनेस स्ट्रेटजी। पहला है फोकस एंड स्पेशलाइजेशन। एसबीओ जो है ये कंपनी को अलाउ करते हैं जिससे वो एक स्पेसिफिक मार्केट पे फोकस कर सकते हैं या किसी प्रोडक्ट सेगमेंट पे फोकस कर सकते हैं। साथ ही साथ ये हमें फ्लेक्सिबिलिटी एंड ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है, जिससे हर जो एसबीयू है वो खुद ब खुद ऑपरेट कर सकता है, ठीक है, अपने डिसीजंस खुद ले सकता है, स्पेसिफिक नीड्स को समझ के उसके अकॉर्डिंग ही सारे डिसीजंस ले सकता है। नेक्स्ट है रिसोर्स अलोकेशन। जो एसबीयूज हैं, स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स हैं, ये इफेक्टिव अलोकेशन करते हैं रिसोर्सेज का, जिसमें ये कैपिटल किस तरीके से करना है, किस तरीके से टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, ठीक है, नीड्स के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट है परफॉर्मेंस मॉनिटरिंग। अगर हमारे पास अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स होंगे, मान लो मेरी कंपनी है, हम 4 अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं, इलेक्ट्रॉनिक, फर्नीचर, वॉचेस एंड स्मार्टफोन, सभी के मैंने अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स बना दिए, ठीक है, चारों के मैंने अलग बना दिए। अब मैं अपनी कंपनी को जब मैं परफॉर्मेंस मेजर करूंगी तो अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट के डाटा लूंगी, उसको मेजर करूंगी, जिससे मुझे ये पता चलेगा कौन सा प्रोडक्ट मेरा अच्छा चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग। इसमें हम अलग अलग स्ट्रेटेजिक बिजनेस यूनिट्स के लिए अलग अलग जो है स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, ठीक है, जिससे कंपनीज जो है आगे कह सकते हो उसके लिए हेल्प होती है, जिससे वो अपनी स्ट्रेटजीज ईजिली बना सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन, व्हाट डू यू मीन बाय फाइनेंशियल इनोवेशन, व्हाट आर द ड्राइवर्स ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन, एक्सप्लेन द इम्प्लीकेशन ऑफ फाइनेंशियल इनोवेशन। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है, ठीक है। फाइनेंशियल इनोवेशन का क्या मतलब है, इसमें हम न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट सर्विसेज को इंट्रोड्यूस करते हैं, कोई टेक्नोलॉजी का यूज़ करते हैं फाइनेंशियल इंडस्ट्री में। इसका जो मेन एम होता है जिससे हम एफिशिएंसी को इंक्रीज़ कर सके, रिस्क को रिड्यूस कर सके एंड असेसिबिलिटी प्रोवाइड कर सके, वेरियस प्रॉब्लम्स के मतलब उनके सोल्यूशन प्रोवाइड कर सके। इसमें कुछ अलग अलग आपके फाइनेंशियल टूल्स आते हैं। पहला है आपका टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फाइनेंशियल इनोवेशन के लिए। इनोवेशन जैसे ब्लॉकचेन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, मशीन लर्निंग, इन्होंने बेसिकली एक न्यू कह सकते हो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट प्रोवाइड की है फाइनेंस के सेक्टर में, ठीक है, जिससे हम न्यू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को डेवलप कर सकते हैं, जैसे मोबाइल पेमेंट्स हो गए, पेपाल हो गया, पेटीएम हो गया आपका, ठीक है।
नेक्स्ट है मार्केट डिमांड। जैसे जैसे कस्टमर की प्रेफरेंसेस चेंज हो रही हैं, जो मार्केट डिमांड है वो भी चेंज हो रही है, जिसके कारण हमें न्यू फाइनेंशियल सॉल्यूशंस मार्केट में लेके आने पड़ रहे हैं, जो कस्टमर एंड बिजनेसेस को फास्टर एंड कॉस्ट इफेक्टिव वे प्रोवाइड करता है फाइनेंशियल सर्विसेज के लिए। ठीक है, जैसे आप ऑनलाइन आप क्या कर सकते हो, लोन वगैरह भी ले सकते हो। ठीक है, किसी चीज़ आपने किस चीज़ के लिए अप्लाई करना है, लोन के लिए अप्लाई करना इजीली कर सकते हो, बैंक अकाउंट ओपन कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट है रेगुलेटरी चेंजेस। जो चेंजेस हैं गवर्नमेंट रेगुलेशन में, के कारण क्या हो रहा है, जो न्यू अपॉर्चुनिटीज़ हैं वो हमें मिल रही हैं, जिसके कारण हम न्यू इनोवेशंस कर सकते हैं। कई बार जो रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं वो इनोवेशंस को पुश करने के लिए फाइनेंशियल ट्रांसपेरेंसी को इंप्रूव करती हैं, ताकि एक्सेसिबिलिटी बनी रहे मार्केट में, सेफ्टी बनी रहे। ठीक है, नेक्स्ट है कॉम्पिटेटिव प्रेशर। जैसे कंपटीशन इंक्रीज हो रहा है, ठीक है, फाइनेंशियल इंडस्ट्री में, जिससे कंपनी क्या हो रही है, आगे मोटिवेट हो रही है कि उनको भी कुछ ऐसा न्यू इनोवेशन लेके आने चाहिए, जिससे उनका मार्केट शेयर है वो इंक्रीज होगा, उनका प्रॉफिट होगा, साथ ही साथ उनकी ग्रोथ इंक्रीज होगी। ठीक है, नेक्स्ट है इकोनॉमिक एंड मार्केट कंडीशन। इकोनॉमिक कंडीशन जैसे फाइनेंशियल क्राइसिस, रिसेशन, ये जो पीरियड्स होते हैं, ये बेसिकली अगर इनमें कोई न्यू इनोवेशन हम ले आते हैं, ठीक है, उसके कारण हम कॉम्पिटिटिव रहते हैं मार्केट में, जिसके कारण हमारा जो रिस्क होता है ना पर्टिकुलर हमारे बिजनेस का, वो भी कम होता है। ठीक है, नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट नीड। जैसे जैसे फाइनेंशियल मार्केट्स में कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज होती जा रही है, उसके कारण जो अनसर्टेनिटी है वो उनकी भी अनसर्टेनिटी भी इंक्रीज हो रही है। तो अगर हम अच्छे तरीके से न्यू इनोवेशंस लेके आएंगे रिस्क मैनेजमेंट के सेक्टर में, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो कॉन्स्टेंटली वर्क कर रहे हैं, जिससे वो रिस्क को कम कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट है ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन जो है, इन्होंने ग्लोबलाइजेशन से क्या हो गया, जो ट्रेड है बिटवीन द कंट्रीज ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है, जिससे न्यू इनोवेशंस की नीड इंक्रीज हो रही है, क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो रही है, करेंसी रिस्क को मेंटेन करने के लिए हमें इनोवेशंस चाहिए होंगी। ठीक है, इम्प्लीकेशन बेसिकली इसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है फाइनेंशियल इनोवेशन का। पहला है पॉजिटिव, कौन कौन से पॉजिटिव इम्पैक्ट्स पड़े हैं। पहला है इन्होंने बेसिकली फाइनेंशियल इनोवेशंस के कारण एफिशिएंसी एंड एक्सेसिबिलिटी हमारी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, साथ ही साथ बेसिकली मार्केट में लिक्विडिटी एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड हो रहा है, इससे लिक्विडिटी जो है मार्केट्स में वो भी इंप्रूव हो रही है, और साथ ही साथ हम एसेट्स को बाय एंड सेल ईजिली कर सकते हैं टेक्नोलॉजी का यूज़ करके। नेक्स्ट है गाइस इनहैंस्ड रिस्क मैनेजमेंट। इनहैंस्ड रिस्क मैनेजमेंट में क्या है, जैसे जैसे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड टूल न्यू आ रहे हैं, ठीक है, उनके कारण जो फर्म्स हैं एंड इन्वेस्टर्स हैं वो अपने रिस्क बेसिकली कैसे कर सकते हो, अपने रिस्क को हेज कर पा रहे हैं, साथ ही साथ स्टेबलाइजेशन आ रही है उनके वर्क में। नेक्स्ट है गाइस इनोवेशन इन इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स। फाइनेंशियल इनोवेशंस के कारण न्यू इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट्स में भी डेवलपमेंट आ रही है, जिसके कारण हम इन्वेस्टर्स को मोर ऑप्शंस दे सकते हैं, जिससे वो अपने पोर्टफोलियो को डिवर्सिफाई कर सकते हैं, रिस्क को भी डिवर्सिफाइड कर सकते हैं। इसका एग्जांपल ETF आ जाता है। ठीक है आपका। नेक्स्ट है नेगेटिव इम्पैक्ट क्या पड़े हैं फाइनेंशियल इनोवेशन के। पहला, इसके कारण सिस्टमेटिक रिस्क बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो गया है। ठीक है, कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो इंक्रीज हो गई है फाइनेंशियल प्रोडक्ट में, जिसके कारण सिस्टमेटिक रिस्क क्या हो गया है, इंक्रीज हो गया है। साथ ही साथ मार्केट स्पेकुलेशन एंड बबल्स बेसिकली ये भी इंक्रीज हुए हैं, जैसे जैसे मार्केट के प्राइजेस भी इंक्रीज हो रहे हैं। ठीक है, जिसके कारण क्या हो रहा है, फाइनेंशियल लॉस भी कई बारी कंपनीज को या इंडस्ट्रीज को फेस करना पड़ रहा है। नेक्स्ट है रेगुलेटरी चैलेंजेस गैप। फाइनेंशियल इनोवेशन में बेसिकली हमें सारा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क करना होता है, मतलब रूल्स एंड रेगुलेशंस के अंदर चलना होता है। तो ये भी एक बहुत ज़्यादा चैलेंज है, कस्टमर को किस तरीके से हमने प्रोडक्ट करना है, फ्रॉड से किस तरीके से मतलब बचाना है, वो भी बहुत ज़्यादा हमारे लिए कह सकते हो एक चैलेंज है। उसको मेंटेन करने के लिए हमें कॉस्ट एंड टाइम भी बहुत चाहिए होगा। नेक्स्ट है इंक्रीज कॉम्प्लेक्सिटी एंड लैक ऑफ ट्रांसपेरेंसी। कुछ फाइनेंशियल इनोवेशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती हैं एंड डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड होती हैं, जिसके कारण जो इन्वेस्टर्स है वो अच्छे तरीके से समझ नहीं पाता कि उससे किस तरीके से मार्केट में इन्वेस्ट करना है, सारी चीज़ें किस तरीके से करनी है, एंड कहीं ना कहीं ये ट्रांसपेरेंसी भी अच्छी तरीके से हमें प्रोवाइड नहीं कर पाती। ठीक है, तो गाइस तो ये था आपका ये फाइनेंशियल इनोवेशन वाला क्वेश्चन। तो गाइस बाकी जो ये PDF है ना, इसमें मैं कुछ और क्वेश्चंस ऐड कर दूंगी, ठीक है, जो मुझे और लगेंगे कि हाँ ये भी आ सकते हैं एग्जाम में। तो ये PDF आप ले सकते हो। इस चैनल की सिल्वर मेंबरशिप सिर्फ 60 रुपीज़ में, 59 रुपीज़ में आपको क्या करनी है, ज्वाइन करनी है, एंड वहाँ पे मैं आपको ये वाली PDF का लिंक दे दूँगी, इजीली उसको डाउनलोड करो एंड अपने एग्जाम के लिए, अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा ना, वो क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ जाना, आपका आराम से इजीली आप इसे प्रिपेयर कर सकते हो। एक बार थोड़ा सिलेबस रीड आउट कर लेना, इन क्वेश्चंस को कर लेना, ठीक है, आपका एग्जाम एकदम बढ़िया हो जाएगा। PDF के लिए चैनल की सिल्वर मेंबरशिप ज्वाइन कर लो, एंड इस वीडियो को लाइक कर दो, क्योंकि आपकी सभी की आपकी रिकमेंडेशन पे ही मैं ये वीडियो लेके आई हूँ। तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, फ्रेंड्स तक शेयर कर दो, एंड आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस।